चलो ये वाला क्वेश्चन नोट करो पहले, फिर मैं समझाऊंगा वैसे। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ये, जो कल आपको बेसिक कराया वहाँ से भी 2 नंबर का ये वाला टाइप है, यहाँ से भी 2 नंबर का। आप लोग कहाँ थे भाई? और तुम प्रशांत, तुम कहाँ थे भाई? हैं? तुम कहाँ थे? अच्छा चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, 2 नंबर में था पेपर के आपके, ये वाला ठीक है। देख लेना, वैल्यू चेंज हो सकती है परसेंटेज की, बाकी सेम था। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर परसेंटेज का। देखो ए की आय बी से 25% अधिक है, तो आपसे पूछा गया बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम, ठीक है। सॉल्यूशन देखो इसका, देखो ए की आय किससे, बी से 25% अधिक है, किससे, बी से। अगर मुझे बी की आय पता चल जाए तो ए की आय पता चल जाएगी, फिर डिफरेंस देख लें कितना अधिक है। तो माना बी की आय, माना बी की आय कितनी मान लो, एक्स मान लो। लेट द इनकम ऑफ बी इज एक्स, ठीक, लेट द इनकम ऑफ बी इज एक्स, माना बी की आय कितनी है, एक्स। तो ए की आय कितनी हो जाएगी, ए की आय कितनी हो जाएगी भाई, 25% अधिक। या तो आप क्या करो, x का 25% निकालो, फिर x में जोड़ दो, या फिर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, x गुणा 125/100, ठीक है। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो कितना आ जाएगा 5x/4, कितना आ जाएगा 5x/4, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा, b की आय a से कितनी कम है, b की आय a से कितनी कम है, ठीक है। b की आय a से कितनी कम है, तो देख लेंगे आय का अंतर, आय का अंतर, ठीक है। आय का अंतर देख लेते हैं, आय का अंतर। तो आय का अंतर कितना आ जाएगा भाई, आय का अंतर कितना आ जाएगा, देखो 5x/4 माइनस के x, इसे सोल्व करके कितना आ जाएगा 5x माइनस के 4x, कितना आ जाएगा x/4, कितना आ जाएगा x/4। अब एक चीज गौर करने वाली बात है, क्या पूछा है, कितने प्रतिशत कम है। तो प्रतिशत कम, ठीक है, प्रतिशत कम, प्रतिशत कम कितना हो जाएगा, देखो जितनी कम हुई, कितनी कम हुई, x/4, ठीक है, x/4 अपॉन, देखो ये समझने वाली बात है, वरना आंसर उल्टा आ जाएगा, ठीक है। जितनी कम हुई, कितनी कम हुई, x/4, ठीक है। जिससे कंपैरिजन कर रहा है b की आय a की आय से, तो कंपैरिजन किससे करा रहा है, a से करा रहा है, क्योंकि वरना आंसर 20 की जगह 25% आ सकता है, 25 की जगह 20% आ सकता है, ठीक है। अगर आपने a की जगह b लिख दिया, तो इसने लिखा है b की आय a की आय से कितने प्रतिशत कम है। सबसे पहले हमने देखा b की आय कितनी कम है, x/4, किससे, a से कितने प्रतिशत कम है। तो जो कंपैरिजन वाली वैल्यू वो हमेशा नीचे रखी जाएगी। तो कंपैरिजन किससे करा रहा है, a से, a का कितना है 5x/4, 5x/4, और ये 100 किसके लिए भाई, प्रतिशत के लिए, ठीक है। ये 100 किसके लिए, प्रतिशत के लिए। तो इसे सोल्व कर लो, x/4 इंटू 5x, 4 ऊपर चल जाएगा और 100 तो ऊपर है ही, ठीक है। x से x, 4 से 4, 100/5 कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, ये 2 नंबर में आया हुआ था 20%, ठीक है। कितनी कम आ जाएगी, 20% कम हो जाएगी, ठीक है। इस बैच में भाई टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया, और आज परसेंटेज का सेकंड लेक्चर है, परसेंटेज का सेकंड लेक्चर है, ठीक। आपको ज़्यादा हार्ड नहीं, लेकिन बेसिक आपको करना पड़ेगा भाई, ठीक है। हर चैप्टर का बेसिक आप लोगों को सीखना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि 2 नंबर में बिल्कुल बेसिक आएगा। देखो दोनों क्वेश्चन 2012 और 16 के, 16 नंबर का क्वेश्चन था, 5 का, दोनों टाइम एंड वर्क के मैंने क्लास में सोल्व करा दिया आप लोगों के, ठीक है। समझ में आ गया। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, ए की आय बी से 25% कम है, किससे कम है, बी से कम है। तो अगर आपको बी की आय पता चल जाए, ए की आय पता चल जाएगी, ठीक है।
अब देखो जैसे एक स्टेप है ये वाला यहाँ पे, अगर 2 नंबर में आएगा तो इतना कर देना, अगर इससे बढ़ाता है तो आप क्या करो, जैसे a की आई x है, ठीक, तो 25% अधिक है, पहले इसका x का 25% निकालो, है ना, कितना आ जाएगा ये x/4। क्लियर। अब कितनी a की आई, अब लिखो एक स्टेप और लिख लेना, a की आई कितनी हो जाएगी x प्लस के x/4। क्लियर, x प्लस के x/4। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देख लो, अगर मैं 80 में 20% बढ़ा दूं, ठीक है, 80 में 20% बढ़ा दूं, ठीक है, एक या किसी वस्तु की कीमत 80 रुपये है, अगर उसमें 20% इंक्रीज कर दिया तो नई वस्तु की कीमत क्या होगी, 100 मत कर देना भाई, 80 + 20, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 100 कब करोगे, अगर यहाँ वस्तु की कीमत होती 100 तो 20% तो 120, 100 के अगर 100 है वैल्यू तो उसमें आप डायरेक्ट जोड़ दो, ठीक है, क्योंकि जब हमने परसेंटेज की डेफिनेशन बढ़ाई थी, परसेंट का मतलब क्या था, 100, हर एक वैल्यू 100 में कितनी होगी, ठीक है। अगर 80 में 20% इंक्रीज होता है तो पहले 80 का 20%, 80 का 20% कितना जाएगा, 8 दूनी 16, 80 का 20% कितना जाएगा, 8 दूनी 16, तो 80 + 16 तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 96। ठीक है, इसी तरीके से जब x में 25% इंक्रीज करेंगे, पहले x का 25% कितना, x/4, फिर जितनी ओरिजिनल वैल्यू थी x प्लस के x/4 कितना जाएगा, 4x प्लस के x कितना जाएगा, 5x/4 ही आ जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट लिखते हो, ठीक है, 25% इंक्रीज हुई, बेस वैल्यू 100 होती है तो 100 में डायरेक्ट 25% जोड़ दो, यहाँ से आंसर डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है, इंक्रीज 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आई का अंतर निकाल लिया, ठीक है, अब क्या पूछा, बी की आई ए की आई से कितने प्रतिशत अधिक है, पहले तो दोनों की आई का अंतर निकाल लिया, क्या किससे पूछा है, ए की आई से कितने प्रतिशत अधिक है, कंपैरिजन वाली वैल्यू कौन सी है, ए, जो भी कंपैरिजन वाली वैल्यू होगी वो हमेशा कहाँ आएगी, बेस में आएगी। इसे तो सोल्व करना आता है ना, आता है इसे सोल्व करना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाना भाई, गांव में सब बढ़िया है, चलो हाँ ये वाला करो, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ये कर दो जरा। If P is 50% more than Q, Q is how much % less than P? यदि P Q से 50% अधिक है, P Q से, है ना, तो माना Q बराबर कितना, X मान लो, ठीक है, Q बराबर कितना मान लो, X। अब P Q से 50% अधिक है तो P बराबर कितना हो जाएगा, X गुणा 150% है, परसेंटेज हटाओ, 100 से भाग दे दो, ठीक है, लो जी, 5 × 15, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा भाई, ये 3x/2। क्लियर। Q P से कितना दिखा, तो डिफरेंस ले लो, ठीक है, दोनों में अंतर, या P और Q में अंतर, कैसे लिख लेना, दोनों में अंतर, दोनों में अंतर, तो दोनों में अंतर कितना आ जाएगा भाई, 3x माइनस के 2x माइनस के x, कितना आ जाएगा, कितना जाए, x/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x/2। फिर Q P से कितना प्रतिशत अधिक है, Q P से, ठीक है, प्रतिशत कम है, Q P से प्रतिशत, ऐसे लिख लेना लाइन को, प्रतिशत कम है, ठीक है, तो कितना, जितना इन दोनों का अंतर अपॉन किससे कंपैरिजन करा रहा है, देखो डायरेक्ट लिखूंगा मैं, किससे कंपैरिजन करा रहा है, Q P से कितना प्रतिशत कम है, किससे, P से, तो P वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, नीचे, 3x/2 है, 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और ये 100 किसके लिए, प्रतिशत पूछा है ना, 100 किसके लिए, प्रतिशत के लिए, ठीक है, इससे कितना 100/3 आ जाएगा, है ना, कितना भाई, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। क्लियर, ठीक है, आ गया आंसर।
एक क्वेश्चन और कर लो बस ये वाला, इसके जैसा दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है। बस हमेशा बेस वाली वैल्यू का ध्यान रखना, बेस वाली वैल्यू होती है जिससे हम कंपैरिजन करते हैं। यदि ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ए की आय बी से 20% कम है तो माना बी की आय, लेट द इनकम ऑफ बी, माना बी की आय कितनी x, तो ए की आय कितनी हो जाएगी, तो ए की आय कितनी आ जाएगी भाई, तो ए की आय कितनी होगी, कितनी बोली इसने, कितनी कम है, 20% कम है। ठीक है, तो x गुणा 100 मान लेना 80, बिल्कुल सही है, 80/100 कितना जाएगा, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4x/5। ठीक है, तो दोनों की आय का अंतर, लेट द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ ए एंड बी, दोनों की आय का अंतर कितना आ जाएगा भाई। ठीक है, यदि ए की आय बी से 20% कम है, ठीक है, x माइनस के 4x/5, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5x माइनस के 4x कितना आ जाएगा, x/5। ठीक है, तो कितने प्रतिशत अधिक है ना, प्रतिशत अधिक है, जितना चेंज हुआ अपॉन कंपैरिजन किससे करा है, बी की आय ए से। ठीक है, किससे कंपैरिजन करा रहा है, ए से, कितना है 4x/5, 4x/5 ऊपर चला जाएगा और ये 100 किसके लिए आ जाएगा, प्रतिशत के लिए। ठीक है, ये कितना था, 4x/5 था ना। ठीक है, 5 से 5, x से x, 100/4 बराबर कितना, 25%। कितना भाई, 25%। ठीक है, क्लियर, ठीक, चलो क्लियर हो गया ना, यहां तक कर लिया नोट। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ठीक है, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो क्वेश्चन पढ़ो कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, फिर कितने प्रतिशत खपत कम हो जाती है ताकि वह समान रहे। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 25%, देन हाउ मच परसेंटेज द कंजप्शन डिक्रीज सो डैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। पहले कॉन्सेप्ट समझो आप, इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, देखो प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, है ना। प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, मतलब मूल्य इनटू खपत बराबर खर्चा। पहले इसे समझ लो, ठीक है, क्लियर। प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, मूल्य इनटू खपत बराबर खर्चा। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके पीछे। इसने क्या कहा कि एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, ताकि वह समान रहे। ठीक है, तो भाई अगर प्राइस बढ़ेगा, है ना, अगर प्राइस बढ़ा, ठीक,
और खर्चा रखना है सेम, ठीक है। तो कंजप्शन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, एक चीज तो कम करनी पड़ेगी, है ना। समझ में आई ये वाली बात। देखो ऐसे समझो आप लोग कि जैसे आपके पास 100 रुपये है ना, कितने रुपए है, 100 रुपये, ठीक है। तो आप क्या करते थे, आप आलू के पराठे खाते थे, कितने, 5, 20 रुपये का आलू का पराठा था, तो आलू के पराठे कितने आ गए, 5, 100 रुपये में, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, देखो एक पराठे का मूल्य 20 रुपये, कितने कंज्यूम करते थे आप, 5, ठीक है। तो खर्चा कितना हो गया, 100 रुपये हो गया, ठीक है। एक आलू का पराठा 20 रुपये का मान लेना। फिर क्या हुआ, कोरोना बढ़ा, है ना, कोरोना नहीं आया था फिर, तो चीज़ें क्या हो गई थी, लोगों ने घरों में पहले ही रख ली, मार्केट से खरीद के कि कभी दुकानें बंद हो जाए, तो डिमांड बढ़ी उस टाइम। तो फिर क्या हुआ भाई, जब डिमांड अचानक से डिमांड बढ़ी, तो जो शॉपकीपर थे तो उन्होंने भी सामान क्या रख दिया, अपने पास कंज्यूम करके रख दिया, क्योंकि जिस रेट में बिक रहा था वो आपको पता है कि जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो और ज़्यादा रेट में बेच देंगे उसे, है ना। तो क्या हुआ फिर, अब जो आलू का पराठा 20 रुपये का था, ठीक है, अब ये हो गया 50 रुपये का। लेकिन आपके पास रुपए घर वालों ने अभी भी 100 रुपये दिए। आप करणपुर में ही रह रहे थे, पहले आपके घर वाले दिए कि भाई पराठे के तो 100 रुपये मिलेंगे, कोरोना हो गया तब भी आपके घर वालों ने कितने दिए, कि भाई खर्चा तभी तो सेम होगा ना, पहले भी 100 रुपये थे कोरोना से पहले, कोरोना में भी कितने, 100 रुपये। लेकिन आप दुकानदार के पास गए, उसने कहा भाई, आपने कहा 5 पराठे कर दे, उसने कहा 250 रुपये, तो आपने कहा रुक भाई मेरे पास तो 100 रुपये है। तो आप क्या करोगे, अगर प्राइस बढ़ा तो आपको कंजप्शन कम करना पड़ेगा, तो आप कितने पराठे खा पाओगे फिर, 2, तभी तो खर्चा सेम होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, है ना। तो इसलिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी, क्लियर। उल्टा भी हो सकता है, उल्टा कैसे हो सकता है, देखो जैसे मान लो कि आप 20 रुपये में वही 5 पराठे खाते थे, घर वालों ने आपको 100 रुपये दिए कि भाई ये रहे तेरे नाश्ते के 100 रुपये, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि भाई प्राइस अगर कम हो गया, है ना, अब क्या होगा, प्राइस कम हो गया तो खर्चा तो आपको भी कितना करना है, 100 रुपये करना है, नाश्ते में कितना करना है, 100 रुपये। अगर प्राइस कम हो गया, अब आलू का पराठा 10 रुपये का हो गया, तो आप क्या करोगे, कंजप्शन बढ़ा दोगे, क्या करोगे, कंजप्शन, ठीक है। एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज बढ़ेगी। अब भी देख लो खर्चा कितना हो रहा है, 100 रुपये का, तो एक चीज बढ़ती है उसके रेस्पेक्ट में दूसरी चीज कम होती है। तो ये कंडीशन होती है कि खर्चा इस तरीके से सेम होता है, ठीक है। कभी मूल्य बढ़ेगा तो कंजप्शन कम करना पड़ेगा, अगर मूल्य घट रहा है तो क्या कंजप्शन आप लोग बढ़ा दोगे। देख लो, है ना, 10 पराठे खा लोगे भाई, रावत जी, है नहीं खा पाओगे, क्वेश्चन तो समझ गए ना, हाँ, चाहे पैक करा के लेना ना शाम के लिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया, इसका मतलब समझ गए ना कि एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करो जरा, एक बार अपने दिमाग से करो, कुछ लोग तो करो भाई। देखो 100 ट्रिक से कैसे करते हैं, 100 ट्रिक से बता देता हूँ। देखो अगर आपका बेसिक थोड़ा सा, अगर आपने सीसेट की कोचिंग ढंग से करी होगी ना, तो आपको उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। कहाँ पे, आपके मेंस के पेपर में, ठीक है। क्यों मिलेगा बेनिफिट, मैं बता देता हूँ। अगर मानने की बात कोई ऐसा क्वेश्चन है कि आप उसका आंसर तो जान रहे हो, आंसर कब जानोगे, आप शॉर्ट मेथड से लॉन्ग मेथड से नहीं कर पा रहे, आप उसका शॉर्ट मेथड से एक बार आंसर कर लेना, ठीक है। फिर लॉन्ग मेथड में बना के भी लिख सकते हो उस चीज़ को, ठीक है। लेकिन मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा इस वाले क्वेश्चन को, तो तब बता रहा हूँ जब आप सोचो कि क्वेश्चन छोड़ने की स्थिति हो, तो छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे चाहे पहले शॉर्ट मेथड से बताता हूँ, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब प्राइस में 25% की वृद्धि हुई, 25% का क्या मतलब होता है, 25/100, 1/4, ये ओरिजिनल वैल्यू इतने की वृद्धि, तो प्राइस 4 से 5 हो गया। प्राइस क्या हो गया, 4 से 5। तो कंजप्शन, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कंजप्शन उल्टा हो जाएगा, तो कंजप्शन कितना, ओहो, प्राइस ऐसे लिखना है इसको, ये तो ठीक है, ठीक, इस तरीके से ऐसे करना नहीं आपको एग्जाम में। प्राइस कितना हो गया, 4 से 5, ओरिजिनल वैल्यू 4 थी, 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 5, तो कंजप्शन इसका उल्टा हो जाता है, 5 से 4,
तो पूछा कितना है इसने, फिर कितने प्रतिशत खपत में कमी हो, तो पहले कंज्यूम 5 कर रहा था, अब 4, तो कितने की कमी हुई, 1 की, और किस पे हुई, ओरिजिनल वैल्यू पे लो। इस तरीके से आपने सी सेट में पढ़ा होगा 5 × 20%। ठीक है, क्लियर। अब इसमें देख लो क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करेंगे। देखो, मान लो प्रारंभिक मूल्य, मान लो, माना क्या है, चीनी है क्या, माना चीनी का प्रारंभिक मूल्य, चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना, x मान लो, कितना मान लो, x। ठीक है, 25% की वृद्धि होने पर, 25% की वृद्धि होने पर इस चीज़ के नंबर मिलेंगे लिखने के ना, जो आप लिख रहे हो लैंग्वेज। 25% की वृद्धि होने पर, 25% की वृद्धि होने पर कितना हो जाएगा भाई, ये 125 x/100। ठीक है, कितना, 25 × 5 = 125, 25 × 100, 5x/4। क्लियर, 5x/4। ठीक है, अब फिर कितने प्रतिशत खपत कम हो जाती है, तो खपत कम होगी। देखो इसे कैसे, बेसिक मेथड से कैसे निकालेंगे, खपत में कमी, ऐसे लिखना, खपत में कमी, खपत में उतनी कमी होगी जितना पहले प्राइस था, जितना प्राइस बढ़ गया। ठीक है, 5x/4 माइनस के x। ठीक है, कितना, x/4, जितना बाद में प्राइस बढ़ा और पहले प्राइस जितना था, उन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, खपत में कमी। ठीक है, अब उसने पूछा है प्रतिशत। ठीक है, खपत में कमी, तो प्रतिशत इसे लिख लेना पूरा, प्रतिशत खपत में कमी कैसे निकालेंगे, प्रतिशत खपत में कमी, प्रतिशत खपत में कमी, जितने की कमी हुई। ठीक है, जितने कमी हुई इंटू 100। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, बेस वाली वैल्यू कौन सी आएगी, जो प्राइस इंक्रीज हुआ। ठीक है, जो उसने बोला ना कि 25% इंक्रीज हो गया, कितना, 25% इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो कंपैरिजन किससे करा रहा है, इंक्रीज हुई वैल्यू से। तो कितनी है भाई, 5x/4। ठीक है, 5x है ना, ये 5x/4, ये 4 ऊपर चल जाएगा ना, x से x, 4 से 4, तो 5 दूनी 10, 20% की उसमें कमी करनी पड़ेगी उसे खपत में। ठीक है, दोबारा फिर से देख लो, माना चीनी का प्रारंभिक मूल्य x, 25% वृद्धि होने के साथ, चाहे तो आप ऐसे कर लो भाई, x का 25% निकाल लो, है ना, x का 25% कितना जाएगा, x/4। ठीक है, लेकिन ये तो वो है ना, 25% इंक्रीज, अभी वैल्यू भी तो बढ़ेगी ना, जैसा आपको समझाया था, 80 का 20%, है ना, किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपये था, अब उसमें 20% इंक्रीज कर दिया, तो अब बताओ वस्तु का नया मूल्य क्या होगा, तो 80 का 20% 16। ठीक है, तो 80 + 16, तभी तो आप निकालोगे 96। तो इसी प्रकार से हमने माना चीनी का x मूल्य 25% इंक्रीज कर दिया x/4, तो नया मूल्य क्या हो जाएगा, x + के x/4, कितना आ जाएगा, 5x/4। ये आप डायरेक्ट 100 एज्यूम करते हैं कि प्रतिशत की कंप्लीट वैल्यू कितनी होती है, 100, तो हम 100 में इंक्रीज कर देते हैं। अगर ये बोलता 25% कम हो जाता, तो हम 100 में ही 25% कम करके कितना कर देते, x × 75/100। क्लियर। फिर खपत में कमी, ये है खपत में कमी, और पूछा है क्वेश्चन में प्रतिशत खपत में कमी, तो दोनों में अंतर है, खपत में कमी निकाल ली। ठीक है, कितनी आ गई, x/4। अब इसे पूछा प्रतिशत में, तो जितना चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, x/4। देखो कितना चेंज हुआ, x/4। और ये किस में चेंज हुआ भाई, किस में, x/4, ये किस में चेंज हुआ, जो प्राइस इंक्रीज हुआ था, कितना, 5x/4 इंटू ये 100 कहाँ से आया, प्रतिशत पूछा है ना, प्रतिशत निकालने के लिए। ठीक है, बस इसको सोल्व कर लिया, x/4 नीचे चला जाएगा और ये वाला 4 ऊपर चला जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, चाहे आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हो। क्लियर, समझ में आया। लो, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आपके पास वैल्यू, ये तो कॉम्प्लेक्स परसेंटेज, आपके पास सिंपली परसेंटेज आएगा, लेकिन कर दो इसे। इसे कैसे करोगे, 16 × 48 दूनी 48 + 2 50/3%। हाँ, ऐसे कर लेने से कोई दिक्कत नहीं है। कल वाली एक बार परसेंटेज की क्लास जरूर देख लेना जिन लोगों की छुट्टी है।
देखो जैसे आपका ये पेपर है ना, जो मैंने कल आपको जो बेसिक क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, उसी का क्वेश्चन आपके पेपर में है जो कल के लेक्चर का था, ठीक है। कल इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कराए थे। क्वेश्चन है संख्या 0.01, संख्या 0.1 की कितने प्रतिशत है। कल ऐसे क्वेश्चन कराए थे ना, कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत, संख्या इतनी, संख्या 0.1 की कितने प्रतिशत है, हमें नहीं पता कितने प्रतिशत, तो 0.1 का x प्रतिशत बराबर इतना। कल इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए थे, पेपर में आपके आया हुआ है। देखो ये वाला क्वेश्चन जो भी मैंने कराया, ए का वेतन बी से, ए का वेतन ये भी 2 नंबर में है, ए का वेतन बी से 40% अधिक है। तो आपसे पूछा है ए के वेतन से बी का वेतन कितने प्रतिशत कम है, जो आपको मैंने पढ़ाया, ठीक है। ये मान के चलो जो 2-2 नंबर के आपके में है ना क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है, तो 15 में से 9 क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग के हैं, शुरू के पेपर में रहेंगे, ठीक है। फिर 5-5 में भी है और 16-16 में भी है। आपको बेनिफिट ये है कि 5-5 जो 16-16 नंबर के आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे और 4 में से 3 करने हैं आपको, एक कोई सा भी छोड़ देना। ये वाला क्वेश्चन कर लो जरा, ये आपके पास पेपर दिए थे ना, उसमें से दोनों क्वेश्चन करके आना, ये वाले प्रतिशत के, ठीक है। चीनी की कीमत में इतने प्रतिशत की वृद्धि, माना चीनी की कीमत, माना चीनी की कीमत, माना चीनी की कीमत, ठीक है। लेट द प्राइस ऑफ शुगर इज एक्स, लेट द प्राइस ऑफ, देखो दोनों 2012 और 16 वाला पेपर आपको दिया गया था ना प्रिंट आउट, ठीक है। बस जितना कह रहा हूँ उतना करना, परसेंटेज के क्वेश्चन करके आना उसमें से, ठीक है। एक तो इनकम वाला और एक वो प्रतिशत वाला, ठीक है। दोनों टाइप मैंने करा दिया आप लोगों को, ठीक। एक्स, अब इसने कहा कि 16% की वृद्धि हुई, तो कितना, 16 से 2/3% की वृद्धि होने पर कितना, x गुणा कितना जाएगा भाई, ये x गुणा 16 × 48, 50/3% है भाई ये भी, ठीक है। तो प्रतिशत हटाओ, 100 से डिवाइड कर दो, कितना जाएगा, 5 दूनी 10, x/6, ठीक है। तो इंक्रीज कितना हो जाएगा, ठीक है। बढ़ोतरी कितनी हो जाएगी, बढ़ोतरी कितनी हो जाएगी, लिख देना प्रत्येक लाइन को, बढ़ोतरी कितनी हो जाएगी, x + k x/6, कितना आ जाएगा भाई, है क्या कह रहे हो सर, जो 50/3 है ना, हाँ, उसमें +100 भी होगा सर। +100 कैसे हो जाएगा, +100 कहाँ से आ गया सर 125 से होता है 20%। तो मैंने उसको नहीं माना ना, मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी, एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, इसे तो देख लो भी। मैंने कितना लिखा, जितना उसने बोला मैंने इतना लिख दिया, वरना आप 50 नहीं लिखो, कितना लिखोगे, 116
116 सही 2/3% है। 100 में जोड़ोगे ये वाली वैल्यू तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इंक्रीज करा, फिर वैल्यू जोड़ दी बाद में। ठीक है, जैसे 20 है आप डायरेक्ट 120 लिख दो, 25 है डायरेक्ट 125 लिख दो, 30 है डायरेक्ट 130 लिख दो, 50 है डायरेक्ट 100। लेकिन यहाँ आपको 100 कितना लिखना पड़ेगा, 116 से ही 2/3, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी, इसलिए पहले मैंने डायरेक्ट इतना निकाल दिया, फिर एक्स में जोड़ दिया। कितना जाएगा 7x/100। ठीक है, ठीक है, तो खपत में कमी कितनी हो जाएगी, खपत में कमी डिक्रीज इन कंजप्शन कितना हो जाएगा, 7x माइनस के 6x कितना आ जाएगा भाई, ये x/6 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रतिशत खपत में कमी, प्रतिशत इसलिए तो दिया था आपको कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन ही हो, प्रतिशत खपत में कमी, प्रतिशत पूछा ना, प्रतिशत खपत में कमी, जितनी कमी हुई, कितनी कमी हुई, x/6, ठीक है, इंटू 100 प्रतिशत निकालने के लिए, और किस में, जो इसका ओरिजिनल प्राइस है। ओरिजिनल प्राइस कितना है 7x/6, 7x/6, 6 ऊपर चल जाएगा, देखो x से x, 6 से 6, तो 100/7। ठीक है, इसको आगे भी लिखना पूरा, कितना आ जाएगा 14 7 98, 14 से ही 2/7%, 14 से ही 2/7%। क्लियर है, 100/7 छोड़ सकते हैं। नहीं पूरा कर देना ना, एग्जामिनर अगर काटना चाह रहा हो आधा नंबर हो तब नहीं काटेगा फिर, है ना। हाँ, इसे सोल्व करने में जब आपने पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिया है ना, आपको जाना था अपने फ्रेंड के घर, है ना, आप दरवाजे तक चले गए, फिर वापस आ रहे हो, तो इससे बढ़िया जब मिलने गए थे मिल के आ जाओ ना, क्या दिक्कत है फिर। जब आपने इतना कर दिया तो उतना भी कर दो भाई, क्या दिक्कत है। गर्मी बहुत है आजकल, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, है ना, बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, हाँ चलो, ये वाला चीज भी समझ में आ गया। ये भी क्वेश्चन आपको आया तो 2 नंबर में आ सकता है वाला। अच्छा, अब देखो, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। एक क्वेश्चन और, 2 क्वेश्चन करा दिया ना उसके जैसे, प्राइस वाले, प्राइस इंक्रीज हो रहा। अब देखो, जो 2D है या 3D है, उसका परसेंटेज में भी डायरेक्ट यूज होता है। किसका, 2D और 3D का। क्वेश्चन भी आया हुआ है 5 नंबर में कि 16 नंबर में है यहाँ से। ठीक है, 2D और 3D का। ठीक है, तो कुछ पार्ट तो 2D तो हम अलग पढ़ेंगे, 2D 3D, लेकिन कुछ हम यहाँ भी देख लेते हैं परसेंटेज में कैसा होता है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को रहने दो, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन आपको कराता हूँ मैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ, तब इस वाले क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक, कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे पहले, तब आएंगे इस वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, एक मैं लिख देता हूं, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है, तथा एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि होती है, तथा चौड़ाई में 10% की कमी होती है, तथा चौड़ाई में 10% की कमी होती है, तथा चौड़ाई में 10% की कमी होती है। इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई? इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई? वृद्धि अथवा कमी हुई। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%,
इफ द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल इंक्रीज बाय 10% एंड ब्रेथ डिक्रीज बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड ब्रेथ डिक्रीज बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। शॉर्ट ट्रिक से तो कर लिया होगा, कितना आया आंसर है? ए प्लस बी 0, 1% की कमी आएगी भाई। इसे तो सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है क्वेश्चन को, अगर शॉर्ट ट्रिक से करना है। हाँ 11% नहीं 1% की, क्योंकि सक्सेसिव चेंज है ना। कैसा सक्सेसिव चेंज होता है, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व नहीं करते, क्वेश्चन देख के आंसर कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन को। आपने पढ़ा होगा पहले, हल्की फुल्की मैथ तो सबने पढ़ी है ना पहले, है ना, तो पढ़ा होगा, बताई होगी सारी चीज़ें। कैसे क्वेश्चन को एग्जाम में सोल्व नहीं करते, किसमें, प्री में सोल्व नहीं करते, मेंस में सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं सक्सेसिव चेंज। पढ़ा होगा ना एक फॉर्मूला, ए प्लस बी, है ना, प्लस माइनस ए इंटू बी बाई 100, या उसे भी छोड़ दो। जब एक ही वस्तु में लगातार सेम वैल्यू इंक्रीज होती है और सेम वैल्यू डिक्रीज होती है तो हमेशा वहाँ डिक्रीमेंट होता है। हमेशा क्या होता है, डिक्रीमेंट। ठीक है, तो उसके लिए डायरेक्ट x²/100 ये साइन होता है डिक्रीज के लिए। ठीक है, x की वैल्यू दोनों सेम है, 100/100 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऑप्शन 0 भी रहता है। ठीक है, लोग सोचते हैं कि 10% बढ़ी 10 घटा दी, है ना, तो क्या करते भाई, तो बराबर हो गया, तो ऑप्शन ए 0 ही रहता है, और मैक्सिमम लोग 0 के साथ चले जाते हैं, है ना। इतना भी आसान नहीं होता ना भाई, परसेंटेज और वैल्यू में जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक, तो अब देख लो, देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 2D के जो है थोड़े से फॉर्मूले देखने पड़ेंगे। मैं आपको बताता हूँ, जैसे रेक्टेंगल का बताता हूँ। जैसे रेक्टेंगल है, ये रहा आयत, ठीक, तो आयत में क्या होता है भाई, आमने सामने की भुजाएं बराबर। ठीक, क्लियर। प्रशांत उसमें बताना जरा, स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है बेसिकली? चारों भुजाएं बराबर और वो तो ठीक है, और कुछ बताओ, है बता सकते हो कोई अंतर रेक्टेंगल और इसमें? है डायगोनल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्क्वायर के डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर होने से क्या डिफरेंस आ गया, जैसे अगर ये स्क्वायर हो, देखो वैसे छोटी सी जानकारी पता होना चाहिए, ये क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, आमने सामने की भुजा इसमें भी बराबर है, लेकिन स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर है। उसमें हम बोल सकते हैं आमने सामने की भुजा बराबर 4, आमने सामने की इसमें बराबर है। ठीक है, ये वाला एंगल 90 होता है स्क्वायर में भी, उसमें भी। ठीक है, जो डायगोनल है, डायगोनल स्क्वायर के डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब पता क्या, अगर इस डायगोनल की लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो 5-5 में डिवाइड हो जाएगा। किसके केस में, स्क्वायर के केस में। ठीक है, चलो कोई नहीं, इधर देख लो जरा। अब आते हैं अपने वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल मान लो ये रहा रेक्टेंगल ए बी बी, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ ए इंटू बी। अभी इतना ही जान लो, क्वेश्चन यहीं से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो जरा क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे भाई आप लोग। देखो जरा, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि होगी। माना लंबाई, माना पूरा लिखना आप, आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई x, माना आयत की चौड़ाई कितनी y, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, x इंटू वाई। क्लियर, ये तो बेसिक है, सबको पता है। माना आयत की लंबाई, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x एंड ब्रेथ इज y, देन द क्षेत्रफल ऑफ रेक्टेंगल इज x इंटू वाई। है अच्छा हाँ, लेट द देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज x इंटू वाई। ठीक है,
तो इंग्लिश नहीं इंग्लिश होती है, ठीक है। एक होती है इंग्लिश, एक हिंदी और एक मिक्स होती है ना इंग्लिश वाली, तो ठीक है। क्लियर यहाँ तक, ये तो सबको पता है। अब ये लेकिन ये वाली बात भी लिखनी पड़ेगी एग्जाम में, ठीक है। अब क्या किया इसने, जो लंबाई है, लंबाई में 10% की वृद्धि, लंबाई में 10% की वृद्धि, लंबाई कितनी थी x, तो अब देखो जो आप कह रहे थे ना 100, 10% है, इजीली कितना 110, लो 110% है ना, 110% हो जाएगा। 110 तो प्रतिशत हटाओ, देखो पता है ना 100 कहां से आता है भाई, 110%, तो प्रतिशत हटाओ 100 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा भाई ये 11x बाई 100, 11x बाई 10, ठीक है। चौड़ाई में 10% की कमी, चौड़ाई में 10% की कमी, तो x इंटू 90%, 90 बाई 100 कितना आ जाएगा 9x बाई 100, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 11x बाई 100 इंटू 9x, 11x बाई 10 इंटू 9x बाई 10 कितना आ जाएगा 99x बाई 100, क्लियर, ठीक है। तो क्या पूछा, क्षेत्रफल में वृद्धि अथवा कमी, तो लिखना क्षेत्रफल का अंतर, क्षेत्रफल में अंतर, क्षेत्रफल में अंतर, ठीक है। अब आप खुद बताओ, या इस लाइन को आप चेंज भी कर सकते हो और आपको पता चल जाए कि वृद्धि है कि कमी है, ठीक है। एरिया था xy, अब कितना हो गया 99x बाई 100, तो कमी हुई कि वृद्धि हुई है, अरे देख लो ना कौन सी वैल्यू बड़ी है ना, मनी मन में कैलकुलेट कर लेना ना। अगर आप इसमें से घटाओगे xy में से, तो 100x माइनस के 99x बाई 100 1 आ जाएगा है। सर मैं ये बोल रहा है कि y नहीं होगा चौड़ाई में 99x, अच्छा xy लिखना, हाँ भाई xy हो, ठीक है, इसे y कर लेना ना, कि चौड़ाई है ना y करना इसको, वरना स्क्वायर क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी भाई फिर तो, ठीक है। तो इसे कर लेना आप यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, 99xy, ठीक है, 99xy, चौड़ाई तो y मानी थी ना, क्लियर, ठीक है। तो इस केस में मैंने आपको क्या बताया, हमेशा जब भी ध्यान रखना, जब भी हमेशा सक्सेसिव चेंज होता है ना, तो हमेशा क्या होती है, कमी होती है, क्या होती है, कमी, ठीक है। तो कमी के लिए क्या करोगे, जो फाइनल है एरिया, इसका मतलब क्या, फाइनल एरिया में से इनिशियल एरिया घटा देना, कितना आ जाएगा माइनस के एक्स वाई बाई 100, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, प्रतिशत की कमी निकालनी है, तो माइनस किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिक्रीमेंट को या डिक्रीज को रिप्रेजेंट करेगा, जो माइनस का साइन है। तो कितना चेंज हुआ x बाई 100, ठीक है। और किस में चेंज होगा, ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया कितना था एक्स वाई, और ये किसके लिए, प्रतिशत के लिए, एक्स वाई से एक्स वाई से आई, तो कितना 1% की कमी, ठीक है, 1% की कमी हो जाएगी भाई, क्लियर, ठीक है, 1% की कमी, ठीक। जब भी सक्सेस, इस बात को मैं प्रूव भी करके दिखाता हूँ इस वाली बात को, कि जब भी सक्सेसिव वैल्यू बढ़ती है, सेम वैल्यू बढ़ती है किसी नंबर में, तो हमेशा वैल्यू हमेशा क्या होती है, कम होती है वैल्यू, ठीक है। मैं अभी दिखा भी देता हूँ आपको प्रूव करके, ठीक है। कहाँ से, ये वाला, ये लास्ट, यहां तक सही है। कितने की कमी आ गई एरिया में, पहले इतना था अब इतना होगा, कितने कमी आ गई, माइनस एक्स वाई बाई 100। देखो माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि एरिया क्या हुआ है, कम हुआ है। अब इस ये तो डिफरेंस है, लेकिन उसने क्या पूछा, कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई। अब मुझे निकालना है कि जो एरिया है, एरिया में कितने प्रतिशत की कमी हुई, कितने प्रतिशत की कमी हुई, ठीक है। तो हर बार वही सेम चीज रिपीट होगी, कितने की कमी, ऊपर क्या आएगा, कितने की कमी, कितने की कमी x बाई 100, कितने की कमी, माइनस के चाहे x बाई 100, कितने की कमी, ठीक, अपॉन ओरिजिनल वैल्यू एरिया की क्या थी, एक्स वाई, उसी पे तो देखेंगे ना ओरिजिनल वैल्यू पे भाई, इस पे थोड़ा देखेंगे। ओरिजिनल एरिया कितना था, एक्स वाई, कितने की कमी और किस पे कमी, कितने की कमी माइनस एक्स वाई बाई 100, और किस पे कमी, एक्स वाई पे। प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत निकालने के लिए कितना, 100। जैसे आपके 10th में 500 में से 400 नंबर आए, ठीक है, तो आपने किसी को बता मेरे 400 नंबर, उसने कहा भाई नंबर का ना बता, मुझे प्रतिशत बता, प्रतिशत कितने आए। तो आप क्या करोगे,
कितने कितने में से कितने नंबर आए, 500 में से 400 नंबर आए, मल्टीप्लाई बाई 100। 10th के नंबर, 10th के प्रतिशत कैसे कैलकुलेट करते हो, ठीक है, जितने नंबर आए अपॉन टोटल नंबर इनटू 100, ठीक है। तो अब ये तो सोल्व करना आसान है ना, देखो ये इसको यहाँ पे क्वेश्चन हटा दो ना यहाँ से, ये हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये कैसे सोल्व होता है, माइनस के एक्स वाई, अब ये 100 नीचे चल जाएगा और ये एक्स वाई है ही, और ये कहाँ चल जाएगा 100, ठीक है। 100 से 100 एक्स वाई से कितना, माइनस के 1%, ठीक है, डिक्रीज, क्लियर। अब मैं इस बात को प्रूफ भी करके दिखा देता हूँ, सर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये बात सही है कि गलत है ना। देखो एक एग्जांपल देख लो, मानने की बात, आपकी सैलरी कई हजार साल पहले 100 रुपये थी, है ना। आज तो किसी की सैलरी 100 रुपये नहीं है ना, तो कई हजार साल पहले आपको कितने रुपए मिलते थे, 100 रुपये, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी, तो आपका जो ओनर था उसने आपकी सैलरी 10% बढ़ा दी, कितने प्रतिशत, 10% बढ़ा दी, तो अब कितनी, 110% हो जाएगी, ठीक है, 110। फिर आपने क्या छुट्टी मारनी शुरू कर दी, तो आपके ओनर को लगा भाई ये तो आदमी बेकार है, इसकी सैलरी कम कर दो 10%, तो लो उसने 10% फिर से कम कर दी, ठीक है। इस 100 से ये 100, इस 100 से 10 से 10, तो कितना आ गया, 11 9 99। तो पहले आपकी सैलरी 100 थी, अब कितनी होगी 99, तो कितने की कमी आई, 1 पे, किस पे, ओरिजिनल वैल्यू पे। लो ये बात मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दी, ठीक है, कि हमेशा जब भी सेम एक वैल्यू में सेम परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, एक बार इंक्रीज होगा एक बार डिक्रीज होगा, तो हमेशा क्या आती है, कमी। सेम क्वेश्चन था कि भाई जो रेक्टेंगल का एरिया था पहले 10% बढ़ा दी उसकी लेंथ, 10% ब्रेथ कम कर दी, क्लियर। तो हमेशा कमी होती है इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है, क्लियर। बिल्कुल छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन अभी और करेंगे। जरूरी है तो कर लो, बार बार जाएंगे, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आना जल्दी, लेकिन बता देना ना कि नेक्स्ट टाइम, इस टाइम कॉल मत करना, इस टाइम आप बिजी हो। क्वेश्चन लिखो, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30%, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर, 30% वृद्धि करने पर, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। If the side of a square if the side of a square is increased by 30%, if the side of the square increase by 30%, then what will be the percentage change in its area, ठीक है। If the side of a square increase by 30%, then what will be the percentage change in its area, ठीक है। तो स्क्वायर देखो, ये रहा स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर की तो प्रत्येक भुजा क्या होती है, सेम, और स्क्वायर देखो सेम कॉन्सेप्ट, ये भी सक्सेसिव चेंज का एग्जांपल है। क्यों, अच्छा सक्सेसिव चेंज कहाँ लगता है, जहां जिसका भी फॉर्मूला क्या मल्टीप्लाई में होगा, जैसे रेक्टेंगल का फॉर्मूला मल्टीप्लाई में है, स्क्वायर का फॉर्मूला भी क्या है, मल्टीप्लाई में, तो एरिया क्या होता है, ए इंटू ए, तो ये भी क्या है, सक्सेसिव चेंज का होता है, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट रहता है सक्सेसिव चेंज का। कितना आया, आंसर निकालो फटाफट इस वाले क्वेश्चन का।
ठीक है, मान लेना शुरुआत वहीं से करनी है भाई, है 21। अभी देखते हैं कितना आएगा। माना वर्ग की भुजा कितनी x, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इज x, ठीक है, माना वर्ग की भुजा कितनी x, ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा वर्ग का x स्क्वायर, ठीक है, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इज x, देन एरिया ऑफ स्क्वायर इज कितना x स्क्वायर, ठीक है। अब उसने कहा कि भुजा में कितनी 30% की वृद्धि कर दी, ठीक है, तो भुजा में कितनी 30% की वृद्धि कर दी, तो पूछा है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। तो अब 30% की वृद्धि करने पर 30% की वृद्धि करने पर, ठीक है, कितना जाएगा x गुणा 130/100 कितना जाएगा भाई ये 13x/10, ठीक है। तो अब क्षेत्रफल कितना जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, 30% की वृद्धि करने पर ऐसे लिख लेना वर्ग की भुजा कितनी आ गई 13x/10, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा भुजा का स्क्वायर, कितना भुजा का स्क्वायर 13x/10, 13x/ कितना 169x/100, क्लियर, ठीक है। तो पहले क्षेत्रफल इतना था, अच्छा x स्क्वायर, ठीक है, x इंटू एक्स कितना आ जाएगा x स्क्वायर, पहले क्षेत्रफल इतना था, अब क्षेत्रफल इतना हो गया, तो क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में इंक्रीमेंट कितना भाई 169x² माइनस के x स्क्वायर कितना जाएगा 69x²/100। बस इसी जो जितना वृद्धि हुई, जितना इंक्रीमेंट हुआ, इसको किस में पूछ रहा है प्रतिशत में, ठीक है। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत में वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत में वृद्धि कितना, जितना एरिया इंक्रीज हुआ, ध्यान से देखो, जितना एरिया इंक्रीज हुआ इनटू ओरिजिनल एरिया, और ये 100 किसके लिए प्रतिशत के लिए, 100 से 100 कितना जाएगा 69%, कितना जाएगा 69%, क्लियर। कितना जाएगा 69%, ठीक है। ठीक है, जितना इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ 69x²/100, किस पे इंक्रीज हुआ ओरिजिनल एरिया पे, और ये किसका है 100 किसके लिए प्रतिशत के लिए, ठीक है। ये 100 नीचे आ जाएगा, x² से s², 100 से 100 कितना जाएगा 69%, ठीक, क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और लिख लो, देखो एटलीस्ट रेक्टेंगल स्क्वायर और रेक्टेंगल स्क्वायर और एक सर्किल, ठीक है, इन तीनों के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखो जरा, एक वर्ग की लंबाई में, अच्छा देखो इसका आंसर आप कर लोगे, आप मुझे बस इसका आंसर बता दो, ठीक है, ओरली आंसर बता दो। एक रेक्टेंगल है, ठीक है, क्या है रेक्टेंगल, उसकी लेंथ 20% बढ़ा दी, ठीक है, और ब्रेथ 20% कम कर दी, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी 1%। है? मैंने बोला कि आप लोगों को लेंथ में कितनी बोली 20% इंक्रीज और ब्रेथ में 20% डिक्रीज, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी तो होगी, कितने की होगी है? अबे 2 दूनी 4% की कमी होगी भाई, पढ़ा नहीं गया आप लोगों ने पहले।
करके देख लेना इसको, चाहे लिख लो इस वाले क्वेश्चन को, क्योंकि मैं सेम क्वेश्चन करा चुका ना 10-10% वाला, ठीक है। 30-30% अगर आप ना भी कर पाओ ना वहां पे, तो आंसर पता होना चाहिए, फिर लिख लेना 30%, क्योंकि सक्सेस ही हो रहा है ना। 30% बढ़ा दी, 30% कम कर दी, तो 3 दिया 9% की कमी। 20% बढ़ा दी, 20% घटा दी, 2 दूनी 4% की कमी। 40% बढ़ा दी, 40% कम कर दी, 4 चौक 16% की कमी। बस, और तो क्या। तो आप प्री में ढंग से नहीं पढ़ेगा फिर आप लोग, हैं? ये तो ऐसा कि अगर 1% आप कर नहीं पा रहे, एटलीस्ट आपको आंसर तो पता है ना, तो फिर तो कर लोगे जब आपको आंसर पता चल गया तो फिर। अब लेकिन अब मैं दोनों वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो आपने प्री में पढ़ा होगा वो भी काम आएगा आपको, ऐसी बात नहीं है। एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः, एक वर्ग की लंबाई, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30%, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40 वर्ग से करो इसको, ठीक है, वर्गीय है। 30% वृद्धि करने पर, एक मिनट वो तो सेम होगा ना। हाँ, क्वेश्चन लिखो पहले, क्वेश्चन देखो क्या है। एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में 40% तथा 30% वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% 30% वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल, प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से, दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा, कितने प्रतिशत अधिक होगा। करो इस वाले क्वेश्चन को जरा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक वर्ग है, ठीक है, उसकी भुजा मान लेना a, इसका स्क्वायर इतना, ठीक है। तो जो 40% बढ़ेगी 30% बढ़ेगी, तो मिलने वाला क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, ठीक है। तो बताओ कितना अंतर होगा, कितने प्रतिशत का अंतर होगा। करो फटाफट से करो इस वाले क्वेश्चन का आंसर। देखो, माना है कितना 82%, बिल्कुल सही है। माना वर्ग की भुजा कितनी मान लो x, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा x², ठीक है। अब ठीक है, इसकी एक भुजा में 30% की वृद्धि कर दी, ठीक है। 30% की वृद्धि करने पर कितना हो जाएगा ये 130x/100, कितना आ जाएगा भाई 13x/10, ठीक है। और कितना, अच्छा 40%, ठीक है, दोनों वृद्धियां 40% की वृद्धि करने पर कितना आ जाएगा 140x/100, 7x/10, ठीक है। सही है ना इतना, कौन सा x ही मान लो ना, इसे क्या दिक्कत है। हाँ, 30% की वृद्धि 130, 40% की इतनी, सात बटे 5 में वही देख रहा था कितना आ जाएगा। ये एक काम करो ना, ठीक है, एक काम करो आप, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 7/5 आ जाएगा। कितना 2 सते 14 और 2 पंजे 10, क्लियर। अब ये तो क्षेत्रफल, ये क्या हो गया रेक्टेंगल। देखो स्क्वायर किसमें, स्क्वायर की बढ़ा रहे हैं ना, कहते हैं ना y मान ले भाई। देखो स्क्वायर की भुजा हमने x मानी थी, ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया कितना x²। अब उसी भुजा में एक बार 30% और एक बार क्या 40%, तो अब क्या बन गया रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल
आयत का कितना 13x/10 इंटू 7x/5 कितना जाएगा 13 सत्ते कटेगा क्या ये इससे नहीं कटेगा 13 से इसमें कितना आ जाएगा 91x² 50 क्लियर 91x² 50 ठीक है। या आप एक काम करो आपको और आसान हो जाएगा ठीक है। आप इसे क्या करो देखो आप इसे डिवाइड ही मत करो यहाँ से कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। आप इसे कितना लिखो आप इसे इतना ही लिख दो कितना इतना लिख दो कितना लिख दो 14x/10 क्लियर। अब निकाल लो क्षेत्रफल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ओहो दिक्कत तो भी होगी भाई है ना क्योंकि अब आपको वहाँ मल्टीप्लाई में फंसोगे फिर है कि नहीं मल्टीप्लाई में फंसो कोई दिक्कत नहीं वापस ले आओ फिर इसको क्योंकि जितनी कैलकुलेशन इजी होगी उतना सही रहेगा। 2 सत्ते 14 7x/5 तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 13 सत्ते 91 x² 50 ठीक है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि ठीक है कितना 91x² 50 माइनस के x² कितना आ जाएगा भाई ये 41x² 50 क्लियर। ये तो आ जाएगा क्षेत्रफल में वृद्धि ठीक है। अब पूछा है जो क्षेत्रफल में वृद्धि हुई इसको प्रतिशत में बता दो ठीक है। तो चेंज इन वैल्यू कितनी हुई 41x² ठीक है किसमें इंटू 100 तो 41x² 50 इंटू x² इंटू 100 x² से x² 50 दूनी 100 कितना 82 41 दूनी 82% क्लियर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया स्क्वायर था ठीक है उसमें क्या पहले 30% बढ़ा दे फिर 40% बढ़ा दे तो रेक्टेंगल बन जाएगा ना भाई है कि नहीं क्लियर। किसी को डाउट तो नहीं ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं ठीक है। अब जो 1-2 क्वेश्चन देख ले क्या उस वाले भी ये 1-2 क्वेश्चन और करा दूंगा सोल्व है ये कल करना है बताओ है कौन सा 17 वाला कौन सा जो उसमें था बोर्ड की फाइल में वो तो करेंगे हम सोच बोर्ड वाली फाइल का ना कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो अच्छा हाँ क्वेश्चन तो एटलीस्ट क्वेश्चन तो लिख ही लो है ना क्वेश्चन लिख लो क्वेश्चन नोट करना ठीक है और इसको आप ट्राई करके आना घर से एक बार। ये आपके सिलेबस का पार्ट है कि सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज में उसने वो भी दे रखा था। देखो 2 क्वेश्चन ये मैं लिख भी देता हूँ आप लोग उससे कर अरे यार शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा क्या हाँ ये आ गया इस क्वेश्चन को लिख लो। अब ये क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है ठीक है। क्वेश्चन लिख लो length of a rectangle is increased by 50 then its area increased by 20%, find the effect on breadth of the rectangle ठीक है। मान लेना रेक्टेंगल की लेंथ a है और ब्रेथ कितनी है b तो एरिया कितना हो जाएगा a इंटू बी। अब इसने क्या बोला रेक्टेंगल की लेंथ इंक्रीज हो गई तो 150/a ठीक है। ब्रेथ के बारे में कुछ नहीं बोला ब्रेथ b ही रहेगी लेकिन एरिया बोल दिया पहले ए बी एरिया था अब 20% इंक्रीज तो कितना 120 AB/100 क्लियर ठीक है। अब आपके पास तो जो लेंथ 150 A/100 इंटू बी बराबर इतना ठीक है क्लियर। तो वहां से b की वैल्यू निकालना ठीक। तो फिर देखना ब्रेथ में पहले b थी अब इतनी होगी तो देखना ब्रेथ में कितने प्रतिशत क्या बोला इसने ब्रेथ में कितने प्रतिशत की वो हुई क्या इफेक्ट पड़ा पहले b कितनी थी अब कितनी बस इतना करना है। समझ में आया क्वेश्चन है ना। पहले l इंटू बी मान लेना ठीक है। ओरिजिनल लेंथ l ब्रेथ b
ठीक है। फिर उसने क्या बोला, ब्रेथ 50%, क्या बोला, लेंथ 50% इंक्रीज, तो लेंथ बराबर कितना हो जाएगा 150 L/100। ब्रेथ के बारे में कुछ नहीं बोला, बी मान लेना। एरिया क्या बोला 20%, एरिया था L इंटू बी, अब 20% 120 LB/100, ठीक है। तो ब्रेथ लेंथ जितनी बड़ी, ब्रेथ को बी मान लेना, नए वाले एरिया के बराबर रख लेना, वहां से ब्रेथ की वैल्यू आ जाएगी। पहले ब्रेथ कितनी थी, अब कितनी है, वो पूछिए क्या चेंज आया ब्रेथ में, ठीक है। इस क्वेश्चन को घर से ट्राई करना आप एक बार। कर लो, नोट कर लो आराम से, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते, ऐसे तो है नहीं कि आपने कभी पहले नहीं पढ़ा है ना, पहले ना पढ़ते तो फिर प्री क्लियर ना होता है कि नहीं। तो आप सब लोग अच्छे एग्जाम क्लियर करके आए, तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत आता होगा, है ना। बस आपको सिखानी है कि चीज़ें छोड़नी नहीं है, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है पेपर में, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, ठीक है। कल का लेक्चर देख लेना परसेंटेज का भाई, कल यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।